उत्तर भारतीय ठीक है, कितने भी बड़े पोस्ट पे आप है गए, आपको एक भैया ही बोला जाएगा या आपको अपमानित किया जाएगा। उत्तर भारतीय को महाराष्ट्र एक्सेप्ट कर चुका है और उत्तर भारतीय भी महाराष्ट्र के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके पूरी तरह से उसको आत्मसात कर चुके हैं। भाषा आनी चाहिए। अगर आप 20-22 साल से यहाँ पे रहते हैं और आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, अरे कई लोग तो तो गलत कई है। पीढ़ियों से रह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे नहीं हैं। तो उन्होंने प्रयास नहीं किया। वो उन्होंने प्रयास किया, इनको प्रयास करना चाहिए। मराठी अच्छी भाषा है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी भाषा आनी चाहिए। हमारे यहाँ के राजनेताओं ने राजनीतिक जो छवि है ना, राजनीति को इतने नकारात्मक स्तर पे प्रस्तुत किया है ना, जिसकी वजह से लोगों का जुड़ाव जो है राजनीति के प्रति जो युवाओं का है कम हो रहा है। आदमी को कोई लेना देना नहीं, उसको रोड अच्छा चाहिए, रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बाकी वो टैक्स भर ही रहा है, आप उससे टैक्स लो, सब कुछ लो, उसको कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं शैलेश तिवारी। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा कल्याण के जिला अध्यक्ष नागेंद्र शर्मा जी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता और कुशल संगठक नेता के तौर पे जाने जाते हैं। साथ ही एक सफल व्यवसायी हैं। न सिर्फ राजनीतिक बातें बल्कि आज एक नेता से बढ़कर हम जानेंगे कि समाज के बीच रह के क्या इन्होंने महसूस किया है और इनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक नेता के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में आप इन दोनों के बीच कैसे डिफरेंस अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि आपका एक ऐसा ये है कि एक पॉलिटिकल के अलावा भी आप समाज के लिए काफ़ी उपलब्ध रहते हैं। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया। अब रही बात, आपने जो नेता की बात कही, तो मैं अपने आप को देखा तो नेता नहीं मानता। हम लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पारिवारिक सदस्य हैं और हमारा काम है सामाजिक कार्यों को करना, लोगों की आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ को सही सोर्स के माध्यम से उस जगह पे पहुंचाना जिसके माध्यम से उनके समस्या का निवारण हो पाए। बस इसी संदर्भ में हम लोग पदाधिकारी बनकर कार्य करते हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? राजनीति में आने की प्रेरणा बचपन से ही, जब हम लोग मुंबई में थे उस समय भी काफ़ी सामाजिक से संस्थाओं में काम किया है हमने। आरएसएस में भी काम किया है। जैसे लातूर में एक बार भूकंप आया था तो आरएसएस की तरफ से हम लोग, तो ऐसे मल्टीपल कार्यक्रम हमने किए हैं। दूसरा अभी ये जो उसके बाद गोवा में था, गोवा में भी हमारे आरएसएस की तरफ से हम लोग गए थे। तो पहले से ही हम लोग जो है सामाजिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त हैं। थोड़ा सा बचपन के बारे में अगर आप जानना चाहें कि बचपन कहाँ बीता, बचपन की कुछ यादें जो बचपन हमारा जो है, एक्चुअल देखा जाए तो मेरा जन्म जो है बांद्रा में हुआ। फिर मेरे पिताजी जो थे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे मिल लाइन में उस समय। ये हमारे जो क्या नाम इनका, दत्ता सामंत के यूनियन को मजदूर यूनियन का के वो लेके बड़े नेता बहुत थे। बड़े लीडर थे। हाँ। तो उस समय मेरे पिताजी का काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट चलता था। दत्ता सामंत जी से भी उनके अच्छे संपर्क थे। लेकिन जब दत्ता सामंत का मर्डर हुआ उसके बाद हत्या हुई और मतलब अस्त व्यस्त हो गया ये जो मिल की जो लाइन है, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। और मुझे थोड़ा सा याद है उनकी जो हत्या भी हुई थी वो बड़े फिल्मी अंदाज में, वो सिलेंडर गिरा के और उस तरीके से। हाँ, वो एक साजिश के तहत उनकी हत्या हुई थी। और वो गैंगस्टर का दौर था, वो माफियाओं के माध्यम से हुआ था। तो उसके बाद जो है पिताजी वहाँ से निकले और यहाँ पे आए मुंबई साइड में। अब मुंबई में हम लोगों ने साकीनाका में अपना स्थान बनाया, निवास स्थान। तो धीरे धीरे यहाँ पे नई नई कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, वापस से शुरू किया उन्होंने। अब बाद में जब दत्ता सामंत के हत्या के बाद धीरे धीरे जो है ये खराब होता गया, पोजीशन खराब होते गई। यहाँ के लूम लाइन की जो पोजीशन है वो मॉल में कन्वर्ट होती गई, बिल्डर्स काफ़ी सारे आ गए। तो इसको गुजरात में उमरगांव में, बोईसर में से बहुत जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर वहाँ से कार्यक्रम चालू हुआ, लेकिन वहाँ पे लाइट और इलेक्ट्रिक की काफ़ी सारी समस्या होने के कारण उस समय वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो काफ़ी मिलें वगैरह बंद हुई। फिर हमने अपना नया उपक्रम यहाँ पे अपना वापस से शुरू किया। तो बचपन थोड़ा संघर्ष में बीता।
कल्याण डोंबिवली का लगाव कब से आया, मतलब कब यहाँ आपने चालू किया चीज़ें? कल्याण डोंबिवली का कल्याण डोंबिवली में आए हुए लगभग हम लोगों को 15 साल हुए। व्यवसाय के नज़रिए से? हाँ, व्यवसाय के नज़रिए हाँ, से। व्यावसायिक नज़रिए से 15 साल हो गया लगभग हम लोगों को यहाँ पे आके। अब परिवार कैसा था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में रहने के कारण जब वहाँ पे छोटा पड़ा तो हमने यहाँ पे बड़ा घर लिया और ये हमारे बजट में भी था तो हम सब यहाँ पे शिफ्ट हुए पूरे परिवार के साथ। आपने कहा कि कठिन दौर भी रहा, तो जीवन के उस कठिन दौर को थोड़ा-सा बताएँ और क्या सीखा उससे? मैं ये जानना चाहता हूँ। कठिन दौर अभी जैसे कठिन दौर में था, कंपनियां बंद हुई, उस समय हमने काफ़ी संघर्ष में जीवन बिताया। हुँ, काफ़ी समस्या हुई जब ये सारी फैक्ट्रियां बंद हुई अचानक से। तो उस समय हमने किस प्रकार से बोलते रोज़मर्रा के जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, उस हुँ। समय हमने सीखा ज़मीन पे। दूसरा, पिताजी हमारे संघर्षशील थे। दूसरा 2004 में, एक्चुअल में 2002 में जुड़ा इससे अपना आरएसएस से। आरएसएस में हमारे भाई साहब थे प्रवीण दुबे जी, नवीन दुबे जी, उनके छोटे अच्छा। भाई प्रवीण दुबे। हुँ, हुँ। उनकी हत्या हुई कुछ पश्तूनी मुसलमानों के द्वारा। आरएसएस में थे, बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। उनकी हत्या हुई काफ़ी नृशंस तरीके से। उसमें मैं मेन विटनेस बना। तो समय समय पर उन लोगों का परेशान करना पैरोल पे, और उनको हमने जन्म ठेप करवाया। 12 लोग थे, 12 लोगों को जन्म अच्छा। ठेप कराया और वहाँ उसकी से एक जुड़ाव आपका वहाँ संगठन से से? जुड़ा हुआ। उसके लिए एक सीके धीरेन जज थे, उन्होंने एक ब्रेवरी सर्टिफिकेट भी मुझे दिया। जी, जी। हाँ, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और परिवार हमारा बढ़ता गया। रोज रोज ये पैरोल पे आने के बाद समस्याएं उनकी बढ़ती गई, तो हमने सोचा कि ये सब झंझट से मुक्ति पाने के लिए हम लोग कहीं एक जगह शिफ्ट कर दें। तो हम लोग को डोंबिवली सबसे बेहतर लगा, हमने डोंबिवली शिफ्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। और थोड़ी-सी राजनीति की बात करें, आप उत्तर भारतीय मोर्चा के कल्याण जिला अध्यक्ष हैं। एक पब्लिक परसेप्शन ये है, आम उत्तर भारती या आम जो मतदाता है या जो जनता के लोग हैं, ये माना जाता है कि जब चुनाव आता है तभी संगठन खड़े होते हैं, तभी नेता दिखाई देते हैं। तो इस संबंध में क्या कहना है कि क्या साल भर समाज के बीच संगठन आपका काम कर रहा जी है या बिल्कुल। खाली चुनावी है? आप इसे तो कोई नेता स्वीकार नहीं करेगा, बट मैं हकीकत जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कार्यकर्ताओं को प्रदेश से हो, जिला से हो, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। मल्टीपल योजनाओं पे उनके जिले में, उनके मंडल पे, उनके बूथ पे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। और उनके प्रॉपर जो है ना, उनका जो प्रॉपर है, उनका एक स्कूलिंग होती है, क्लास लिया जाता है, एक मार्गदर्शन प्रॉपर दिया जाता है कि किस प्रकार से लेना। तो जितने भी बूथ हैं, हर बूथ पे कार्यक्रम होता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, वो सालों साल चलता, कनेक्टिविटी बनी रहती है। ये आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सत्ता में है। जी। जबकि ग्राउंड लेवल पे मैं कल्याण डोंबिवली में देखता हूँ कि अधिकांशतः बहुत डिफरेंस रहता है। तो ज़मीनी हकीकत में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और इससे जनता का क्या हित होता है? क्योंकि दोनों सामंजस्य की क्या कोई मीटिंग होती है, कोई कोर कमेटी की बातें होती हैं? क्योंकि बड़ा विरोधाभास एक आम आदमी को ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियाँ स्पेशली कल्याण डोंबिवली में तो अलग-अलग लड़ रही हैं। एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, जो एक आइडियोलॉजी पे चलती है, और शिवसेना हमारा ही घटक दल है। तो दोनों को मानने वाले अलग हैं। तो उनके बीच में वैचारिक दृष्टिकोण से थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है, बट वो मनभेद नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो हम सब मिलके एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। अगर कल्याण डोंबिवली आसपास के इलाके की बात करें, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपके नज़र में 3 बड़ी समस्याएं क्या हैं जो 3 बड़ी समस्याएँ कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का कल्याण डोंबिवली में विस्तार हो रहा है, तो सड़क का, ट्रैफ़िक का और मूलभूत जो सुविधाएँ हैं अ उनका सुधार होना बहुत ज़रूरी है। कि जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है, हुँ। उस विस्तृतीकरण के आगे उसी तरह से सुधार का भी विस्तार होना चाहिए, जिसके लिए प्रयासरत हैं। एक तो सड़क का आपने बताया, जैसे कल्याण डोंबिवली में स्पेशली ट्रैफ़िक की बहुत समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। ख़ास करके अगर मैं बात करूँ कल्याण ईस्ट वगैरह में, तो पब्लिक के लिए गार्डन्स वगैरह की भी सुविधा नहीं है, हेल्थ की बहुत समस्याएँ हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस संबंध में आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, कल्याण डोंबिवली में अभी विस्तार हो रहा है, काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड अभी हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। डोंबिवली में भी एक चालू है, कल्याण में भी शुरू होने वाला है। दूसरा ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक आईटी सेक्टर आने वाला है, 100 एकड़ के आसपास। और ये जो मैंने बताया कि जिस प्रकार से इंफ्रा का विस्तार हो रहा है, काफ़ी लोग जो है मुंबई से, हर जगह से आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा हर चीज़ का लोड यहाँ पे बढ़ रहा है, पानी से लेके हर चीज़ का। तो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को बढ़ाया जाएगा और ये सब बहुत जल्दी मतलब सामान्य जीवन में सहज हो जाएगा। आज अगर हम उत्तर भारतीयों की बात करें तो अपने पहचान के लिए उत्तर भारतीय मुंबई में एक लंबा संघर्ष रहा है लोगों का। आपको क्या लगता है कि अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं या आज भी उस संघर्ष को सतत जारी है? उत्तर भारतीय एक ठीक है, कितने भी बड़े पोस्ट पे आप आ गए, आपको एक भैया ही बोला जाएगा या आपको अपमानित किया जाएगा। ये क्या महसूस करते हैं इस कैसा है ना संबंध में क्या? शैलेश भाई, हुँ, अब वो परिस्थिति पहले जैसी नहीं रही, परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव हुआ है। उत्तर भारतीय को महाराष्ट्र एक्सेप्ट कर चुका है और उत्तर भारतीय भी महाराष्ट्र के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके पूरी तरह से उसको आत्मसात कर चुके हैं। अब कुछ एक राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस तरह के प्रांतवाद की चीज़ों को फैला के अपनी रोजी रोटी सेकना चाहती हैं, वो सभी आपके समक्ष है। बाकी आप अन्य दलों में देखें जहाँ पे इस तरह का प्रांतवाद नहीं होता। राजनीति राजनीति होती है और होनी भी चाहिए, पर राजनीति जब भी बांटने की हुई है तब हमेशा जो है कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान ही हुआ है। तो राजनीति बांटने की नहीं होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जितने भी उत्तर भारतीय हैं, वो महाराष्ट्र के समाज सेवा से लेके हर चीज़ में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। और उत्तर भारतीय समाज बहुत कर्मठ समाज है, बहुत मेहनती समाज है, ग्राउंड पर रह के काम करने वाला समाज है। तो उत्तर भारतीय जो है आज की डेट में देखा जाए, आज की तारीख में, तो महाराष्ट्र की रीढ़ बन चुका है उत्तर भारतीय। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अभी हाल-फिलहाल में जैसे मराठी बोलने के बात को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इसमें क्या गलत मानना सर है? ये राजनीति, अगर आप 20 साल से हैं और आप अगर मराठी आपको बोलने का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं कोई बुराई नहीं, भाषा सीखना चाहिए, बिल्कुल भाषा सीखना चाहिए। और वो एक्चुअली ये ज़रूरी है, भाषा आनी चाहिए। अगर आप 20-22 साल से यहाँ पे रहते हैं और आपको भाषा का ज्ञान नहीं है अरे, कई लोग तो तो गलत कई-कई है। पीढ़ियों से रह रहे हैं, हाँ, लेकिन तो नहीं बोल पा रहे नहीं हैं, तो तो उन्होंने उस प्रयास नहीं किया, वो उन्होंने प्रयास नहीं, इनको प्रयास करना चाहिए। भाषा महाराष्ट्र मराठी अच्छी भाषा है। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी भाषा आनी चाहिए। नहीं पूरी तरह से आए तो टूटी-फूटी, लेकिन आनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आती है। आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो, हुँ, सारे काम सीख सकते हो। हुँ। आप आर्किटेक्ट का काम कर रहे हो, आप स्कूटी चला ले रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप मराठी भाषा सीखने में आपको क्या दिक्कत है? आप सीखना चाहोगे तो ज़रूर सीख सकते हो, लेकिन आपको उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी भाषा है, अगर आप बात करेंगे मराठी, बहुत ही सुंदर भाषा है। इस संबंध में आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? जो जी, बिल्कुल कम प्रयास पढ़े-लिखे सर लोग सर हैं, सर जिनको मतलब कोई ठेले वाला है, सब्जी वाला है, तो वो उनको सीखने में तो बड़ी असुविधा भी नहीं, होती अभी है। तो कैसा इस है कि संबंध में आप क्या अभी कहेंगे? कैसा है कि जो ये ग्राउंड का समाज है ना, जो लोगों के साथ संपर्क में रहता है, जो जैसे आपने भी बताया कि ठेले वाला हो गया, हुँ, गाड़ी वाला हो गया, ये लोग हुँ, 15-15, 16-16 घंटा काम करते, समय नहीं मिलता। तो इसके लिए क्या है, एक ऐसा सरकार ने, शासन ने एक ऐसा निकाला है कि उनको एक छोटी-सी पुस्तक के माध्यम से समझाया जा रहा है, जिसके अंदर आई कसं बोलायचं, हुँ, ताई कुणाला, म्हणजे मावशी कुणाला बोलायचं, कसं बोलायचं, "आ या भाऊ बसा." हुँ, मतलब किसी को बैठना है तो आप बैठने के लिए बोलिए, हुँ। पैसा मांगना है तो एवढे पैसे झाले, कुठे तुम्हाला सोडू। तो कुछ एक वाक्य अगर बताएँगे ना तो सामने वाला तुमसे कनेक्ट होगा। क्या होता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम दोनों उत्तर भारतीय हैं, लेकिन जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कनेक्टिविटी जुड़ाव बन बनता जाती है, है, एक जुड़ाव बन जुड़ाव जाती बनता है। है। जी, जी। तो एक सांस्कृतिक जुड़ाव एक दूसरे के बीच में बनाने के लिए वहाँ की जो भाषा है वो आपको आनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा। ये बताएँ, जैसे आप चूँकि अध्यात्म से और धर्म से भी काफ़ी जुड़े हैं, आप महादेव के पुजारी हैं, जैसा आपने बताया है मुझे। तो सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम जो हैं, आजकल इनका चलन बहुत बढ़ा है। मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। मुंबई के अलावा कल्याण डोंबिवली में तो काफ़ी है, मतलब पिछले कुछ सालों में कई आयोजन इस तरह के होते हैं, तो इसका समाज को क्या बेनिफिट हो रहा है? देखिए, धर्म जो है एक अनुशासन है हाँ। और लोगों को जोड़ने का काम करता है धर्म। अगर आप देखेंगे तो बाल गंगा, जब भी उस समय पे लोगों का 4 आदमी का एक साथ खड़ा होना, देखा जाए तो कर्फ्यू जैसा कुछ लगा हुआ था, उस समय पे बाल गंगाधर तिलक जी ने निकाला, जो आज की डेट में उत्सव बन गया है।
ये जो हम लोग गणेश गणेश उत्सव। चतुर्थी मनाते हैं 7 दिन 11 दिन 1 दिन का भी हमारे महाराष्ट्र में उत्सव बनते अब तो पूरे भारत में मनाया जाता है ये। जी। तो ये क्या है, धार्मिक जो कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। भारत जो है सनातनियों का देश है। ये लोग धर्म के प्रति इनकी आस्था जो है बहुत ही मजबूत है, बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत ही इनका ईश्वर पे बहुत ज़्यादा यकीन है। और हिंदू बहुल समाज होने के नाते अगर कहीं धार्मिक कार्यक्रम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचने की चेष्टा करते हैं। आप चाहे बनारस देख लो, समय समय पे आप देखिए, बनारस देख लो, आप राम मंदिर जो बनी है अयोध्या देख लो, आप साउथ का देख लो, तो धार्मिक कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीय रुचि लेते हैं और भी समाज के लोग काफ़ी रुचि लेते हैं। मैं उत्तर भारतीय, मैं उत्तर भारतीयों की बात कर रहा हूँ। जी, मैं इसीलिए उसी पे फ़ोकस भी हूँ। अभी इस बार आपको उत्तर भारतीय मोर्चा का जो जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ये द्वितीय बार बनाया गया, दूसरी बार जी, आपको जी, जी, ज़िम्मेदारी हाँ। दी गई। तो ये सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है और अब दूसरा चरण कैसे अलग होगा पहले चरण से? देखिए, हमारी जो सबसे इसका बड़ी उत्तर भारतीय समाज को क्या बेनिफिट आप करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो ताकत है, शक्ति है, एक तो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रविंद्र दत्तात्रेय चौहान साहब, ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, हमारा जो संगठन है, जिस प्रकार से हमारे संगठन की संरचना है, वो संरचना हम सबके लिए बहुत बड़ी शक्ति है। संगठन का जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे निर्माण हुआ है, आप किसी भी पार्टी में नहीं देखेंगे कि हमारा जो संगठन है एक दूसरे को कितने बढ़िया तरीके से कनेक्ट करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल तक की जो भी मैनेजमेंट टीम है, वो जिस प्रकार से काम करती है और किसी के लिए संभव नहीं है। हर घर में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य मिलेगा। लेकिन संगठन कभी मैंने मुखर रूप से तो देखा नहीं कि अगर किसी उत्तर भारतीय के ऊपर कोई समस्या आ गई है या कोई मारपीट हो गई है उसको या मतलब व्यक्तिगत तौर पे नहीं, एक उत्तर भारतीय होने के नाते अगर वो किसी संकट में है, तो संगठन से कोई मुखर आवाज़ कोई बड़ा इस तरीके से तो मैं आज तक तो दिखाई नहीं दिया मुझे। ऐसा नहीं है सर, मेरे पास तो कई लोग आते हैं शैलेश भाई, जिनको अगर ऐसी कुछ समस्या हो तो मैं मुखर होकर उनकी बात उठाता हूँ और मैंने हमेशा उठाई है। बीच में भी हमारे यहाँ पे एक हुआ था शैलेश जी का, तो हमने कम से कम 12-13 लोगों पे एफआईआर की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण की सेना के लोगों ने मतलब घर में जाकर उनको मार दिया था, वो भी उठाई थी। दूसरी, मेरे को मल्टीपल ऐसे कॉल आते हैं। बीच में आपका यहाँ पे ईरानी लोगों का कुछ हुआ था, वहाँ पे भी हमको रविंद्र दत्तात्रेय चौहान ने, मैंने उनको बताया और उन्होंने तुरंत सीपी को फ़ोन किया, बात की। मतलब आपका संगठन हर जगह संगठन नहीं, संगठन हर जगह पे एक्टिव चाहे है। जहाँ भी जी बिल्कुल, अगर अपने पास कोई आता है और अपनी जानकारी में आता है तो हमने हाँ, कभी चाहे उससे वो उत्तर भारतीय समाज से हो चाहे किसी भी बिल्कुल, समाज हमने कभी पीछा नहीं छुड़ाया, हमेशा मदद की है और उससे हमको खुद को आत्मसंतुष्टि मिलती है। यही काम है हमारा। जी, जी, जी। एक जिलाध्यक्ष के तौर पे आपकी एक्टिविटी क्या रहती है? मतलब देखिए, रोज़ाना संगठन के कार्य में इन्वॉल्व होना पड़ता है या ऐसा नहीं, जिला अध्यक्ष के तौर पे हमारे यहाँ पे छोटी-छोटे ऐसी अघाड़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ, हाँ। जैसे हमारे यहाँ पे कोर कमेटी में मेन जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री नंदू हाँ, नहीं वो जिलाध्यक्ष परब हैं। मतलब उत्तर भारतीय तो मोर्चा का। बताता हूँ आपको, तो नंदू परब जी हैं, तो उसके हुँ, नीचे जो अघाड़ियाँ बनी हैं उस हिसाब से सभी का टीम, जैसे भी मैं उत्तर भारतीय अघाड़ी का हूँ, हुँ। तो मेरा काम है उत्तर भारतीय लोगों को होने वाली समस्याएँ, उनको होने वाली तकलीफ़ें अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाना और उनकी समस्या का समाधान करना। ये मेरा काम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हुँ। उसी प्रकार ओबीसी समाज का है, एससी समाज का है, एसटी समाज का है, युवा समाज का है, तो इस प्रकार से अलग-अलग छोटी-छोटी इकाइयाँ बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है सर। आपने आने के बाद बहुत लोगों को जोड़ा, पिछले कार्यकाल में मैंने नोटिस किया था। अरे सर, काफ़ी लोगों को जोड़ा तो है। सबसे कठिन क्या है? लोगों को जोड़ना या लोगों को बराबर अपने साथ बनाए रखना? क्योंकि जुड़ता आदमी बड़ी तेज़ी से है और उसी तेज़ी से टूटता भी है दिल जिसका तो हटता है। इस संबंध में क्या कहेंगे? तो सबसे मुश्किल काम है ना सर, उत्तर भारतीय समाज को संगठित करना। ये 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 आपने ये बहुत बड़ी क्या है ना, हमारे यहाँ बात पे ना कही कि ये हमेशा से हम आपस में भी बात करते हैं तो ये रहता है कि यार समाज को नहीं, संगठित करना मतलब एक उसमें एक एक टोकरी में केकड़े को रखना, हाँ, ऐसा एक कहावत भी आपस में उत्तर लोग भारतीय नहीं, नो, बहुत भाई चुनौतीपूर्ण काम है उत्तर भारतीय समाज को संगठित करना, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज जो है ना, अब देखा जाए तो उत्तर भारतीय समाज में हर किसी की अपनी एक विचारधारा है। हुँ। अगर आप बैठेंगे कन्वे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे जो युवा हैं और फिर पुराने लोग भी, मैं जब से बना हूँ, मैं लास्ट टाइम 2023 सितंबर में बना था, 1 साल मेरा कार्यकाल था।
वहाँ के अनुभव और अभी का जो मैं अनुभव ले रहा हूँ, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। हम्म। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ है, एक अघाड़ी है, एक मोर्चा है। अगर हम उसके अंदर पूरी ताकत के साथ काम करते हैं तो तो हमारी लोग- शक्ति में और अधिक विस्तार होगा, वृद्धि होगी, हम बलकट बनेंगे। ये धीरे धीरे उनको समझ, न कि छोटे 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 गुट बना के कि हमारा ये संगठन बना, हमने ये अघाड़ी बनाई, छोटा छोटा बना के मत काम करो। आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर मजबूती से काम करो और एक आवाज़ बनेंगे ना सर, अपने आप ताकत बनेगी। और आवाज़ जब सबकी मिल के एकजुटता के साथ निकलती है ना, तो प्रशासन सुनता है। आपको सुनाने की क्षमता होनी चाहिए। आप अकेले अकेले चिल्लाएंगे सर, कौन सुनेगा बताइए ना। ऐसे तो फेसबुक से लेके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पड़े हैं, लेकिन जी। समाज में और अन्य, अगर हमको शिक्षा लेनी है ना, मैं नाम नहीं लेता हूँ, अन्य अन्य समाज से अगर हम शिक्षा लेना चाहें तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं, पारिवारिक रूप से भी मजबूत हैं और सामाजिक रूप से भी उनकी बातें सुनी जाती हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम संगठित नहीं हो पाते। तो संगठित होना बहुत ज़रूरी तो कैसे इस केकड़े को एक साथ लाने का प्रयास है। करेंगे? अरे प्रयास बड़ा करते कठिन है। करते कठिन मैं कठिन है, बट असंभव नहीं है अब सर। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने आज तक कोई भी ऐसा उत्तर भारतीय नहीं देखा जो ये बात ना कहता हो कि संगठित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनकी तरफ से पहल नहीं दिखती। सब सब कहते हैं, सब इस चीज़ को महसूस करते हैं, फिर कमी कहाँ है? जब हर आदमी देखो इस चीज़ कैसा को है, महसूस कर रहा है, जब हर आदमी महसूस कर रहा है, तो संगठित होने में क्या समस्या है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य, एक तो उत्तर भारतीय जो होते हैं ना, वो कोर बीजेपीएन है। अच्छा। उनको वोट बीजेपी को ही देना है। हाँ। बट उनको वो होता क्या है कि हर कोई एक दूसरे को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझता है। हम्म। ये उत्तर भारतीयों का है, ये उनका एक ईगो हम्म। है। हम्म। ये ईगो ही उनको जिंदा भी हाँ, रखता है। हम बुद्धिमान हाँ, हैं, हम बुद्धिमान है, हम सबसे ढेर हम सबसे बुद्धिमान, ज़्यादा, तू हमें बहुत चतुर चालाक हाँ, हवा। हमें यही सबसे ज़्यादा। तो वो अपनी बुद्धिमानी, अपना जो बौद्धिक स्तर है, अपनी बौद्धिक क्षमता, उनका सिविक सेंस जो है, हाँ। वो अपर लेवल पे हमेशा उनकी मानसिकता रही है, पहले से रही है। उत्तर भारत में, उत्तर भारत अगर देखा जाए तो पहले से ही लड़ाकों का रहा है। हमारा जो प्रांत है, और जल्दी सुनने वाला नहीं, लेकिन अभी धीरे धीरे ना जो नई पीढ़ी आ रही है ना, वो सिस्टम को समझ रहे हैं सर। क्या है ना कि काम करने के लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा सर, सिस्टम को समझना पड़ेगा। हाँ। और सिस्टम के माध्यम से अगर आप काम करेंगे ना, तो आपका काम आसानी से होगा, आपकी पूछ होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। आपने नई पीढ़ी की बात की, मैं आपके ही व्यक्तिगत जीवन पे कहूँगा, आप एक सफल बिल्डर हैं, एक पॉलिटिक्स में भी आप अच्छा कर रहे हैं। जी। आपने अपना व्यवसाय खड़ा किया, व्यवसाय खड़ा करने के बाद आप राजनीति में आए। नई पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो स्किल डेवलपमेंट करें, रोजगार करें, देखिए सर, कि पॉलिटिकली जुड़ें? नहीं, पॉलिटिक्स में तो हर किसी को इंटरेस्ट लेना चाहिए। और रही बात रोजगार की, हाँ। तो रोजगार पैदा करिए, उद्यमी बनिए। हाँ। मैं नए लोगों को ये एक अपनी तरफ से ये दूंगा कि आप नहीं, युवा उद्यमी, युवा जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि युवा जो है वो राजनीति से दूर हो जा रहा है। खास करके जेनजी जनरेशन जो है, वो बहुत प्रैक्टिकली वो है। झंडा डंडा लेके जो हमारे एज के लोग जो एक लगाव जुड़ाव रखते थे, वो उतना जेनजी वर्ग उतना नहीं जुड़ रहा है। क्या है ना सर, कि हमारे यहाँ के राजनेताओं ने राजनीतिक जो छवि है ना, राजनीति को इतने नकारात्मक स्तर पे प्रस्तुत किया है ना, जिसकी वजह से लोगों का जुड़ाव जो है राजनीति के प्रति, जो युवाओं का है, कम हो गया। लेकिन एक बात सत्य ये भी है कि राजनीति ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से देश बदल सकता है, समाज बदल सकता है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। आपको राजनीति में आके, आपको अपने हिसाब से राजनीति करके इस समाज को बदलना है, तो आपको आना ही पड़ेगा, अगर आपको राजनीति में आना है। क्योंकि सफल राजनीतिज्ञ वही होता है जो अपनी सोच को, अपनी आइडियोलॉजी को समाज में लॉन्च कर पाए और उसको सफल कर पाए। मतलब अगर समाज को सुधारना है तो राजनीति को पहले सुधारना अरे पड़ेगा, राजनीति बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, वो नहीं तो फिर वही हो गया ना, हंडी लगी है, खिचड़ी बन रही है, फिर वो वास्तव वाला चलता रहेगा सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, डिजिटल दौर है तो सोशल मीडिया की राजनीति का असर ज़्यादा है या ज़मीन पे उतर के लोगों के बीच जाकर काम करना? सर देखिए, दोनों चीज़ें ना एक दूसरे की पूरक हैं। सोशल मीडिया और ज़मीन पे उतर के काम करना। आप ज़मीन पे उतर के जब काम करते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपके द्वारा किए हुए कार्य को जन जन तक पहुंचाता है, वो आपकी आवाज़ बनता है, और वो एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि आपको दूर दूर तक प्रचलित कर सकता है। लोगों की समस्याएं अगर आप रिजॉल्व करते हैं, समस्याओं को ख़त्म करते हैं, तो लोग आप तक पहुँच बना के आपके पास आएंगे,
अपनी समस्याएं बताएंगे और आप समाधान कर पाएंगे। सोशल मीडिया और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में महाराष्ट्र या मुंबई के जो सामाजिक मुद्दा अगर पूछें तो सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा इस समय जहाँ तक है, मुझे तो ट्रैफिक, रोड, रास्ते, इन्हीं सब चीज़ों की मेन इस समय मुझे मुद्दा लगता है। नागरिक सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाओं से मूलभूत सुविधा यही सब आदमी को लोग क्या देखिए सर, आदमी को कोई लेना देना नहीं। उसको रोड अच्छा चाहिए, हाँ। रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बाकी वो टैक्सेशन टैक्स भर ही रहा है। आप उससे टैक्स लो, सब कुछ लो, हुँ, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप उसको 3-4 चीज़ें करके दे दो, बाकी उस चीज़ बाकी उसको उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके 3-4 चीज़ें बराबर मिलती रहें। अब वो घर से निकला है गाड़ी से, उसका घंटे आधे घंटे का सफ़र है, वो हुँ, 3 घंटे में पहुँचेगा तो गाली किसको देगा? अपने पिताजी को तो नहीं देगा ना, वो बिल्कुल। देगा यहाँ के नेताओं को ही देगा। तो उसको क्या चाहिए? उसको रोड, रास्ता, पानी ये सब चीज़ें और मिल जाए तो मूलभूत सुविधाएँ अगर नागरिकों को मिलती रहें तो बिल्कुल, और मिलनी चाहिए, उनका मिलनी हक है चाहिए, सर, उनका हक है। उनको मिलना ही चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। अगर हम सांस्कृतिक महाराष्ट्र और उत्तर भारतीय समाज के बीच सांस्कृतिक रिश्तों की बात करें, तो हाल-फिलहाल में तो थोड़ी बहुत कड़वाहट घुल रही है। तो इसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है और इस संबंध में कुछ क्या पहल कर सकते हैं? एक उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पे आप इस सेगमेंट में या देखिए इस सर, रीजन मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ को, उत्तर भारतीय अघाड़ी को मजबूत करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं हर मेरे समाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूँ। उनको कहीं भी मेरी ज़रूरत है, मैं उनके साथ सदैव खड़ा हूँ, सदैव सर्वदा खड़ा हूँ मेरे समाज के लिए। उनकी जो भी ज़रूरत, उनकी जो भी समस्याएँ हैं, वो समस्याओं को शीर्ष तक पहुँचाना वो मेरा काम है। वो मैं करूँगा सर, और उसके निवारण के लिए जो बेटर बन सकता है, वो भी करूँगा। एक घर परिवार की बात करते हैं। आप जैसे एक सफल बिज़नेसमैन हैं, तो बाकी सब जगह तो आपकी चलती है, घर में किसकी चलती है? घर में घरवालों की चलती है। सबके घर का जो हाल है वही। बिल्कुल, मैं क्या एलियन हूँ, अलग से आया हूँ? घर के लोग आपको क्या एक नेता के तौर पे भी मानते हैं या खाली एक ना, घर? ये भाजी बनी है, ये सब्जी बनी है, खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में म्यूज़िक सुनना और वर्कआउट करना मुझे बहुत शौक है खाली समय में करने का। दूसरा, बुक्स पढ़ने का शौक है। बुक्स पढ़ने का शौक है। कोई ऐसा पल जो जीवन में आपको बहुत भावुक कर दिया हो? कुछ ऐसी याद है कोई चीज़ें? हाँ, ऐसे तो मैं अभी तो मैं ऐसे हूँ, मैं इमोशनल, हुँ, लेकिन पहले के मुकाबले मैं अभी इमोशन पे मुझे कंट्रोल करना आ गया। लेकिन आज भी हुँ, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ एक घटना ऐसी हो जाती है, मैंने कई कार्यकर्ताओं का देखा कि उनकी समस्याओं का समाधान के लिए 2-3 चीज़ों से इमोशन आ जाता है। किसी का अगर हम कोई कार्य उसको कर देते हैं या हो जाता है, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, आँसू आता है, वो देख के थोड़ी-सी हो तसल्ली मिलती हो है। जाती है, बड़ा तसल्ली मिलती सम्मान है। और बड़ी तारीफ़ भी मिलती होगी, तो कोई सम्मान ऐसी और तारीफ़ मिलने से ज़्यादा हमको खुद को ना एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि चलो मैं किसी के कुछ तो काम आया। कोई ऐसा सम्मान या तारीफ़ या किसी ने ऐसा बोला हो जो अच्छा लगा हो खुद को कि हाँ, हमें ये अच्छा लगा, कोई हाँ, नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट ऐसा? बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग करते हैं, अच्छा लगता है, और वही मेरी ताकत भी है, वही मेरा बल है। अ, किसी व्यक्ति से आप कनेक्ट हुए या किसी ने आपको समझाया या फ़ोन किया जिसने आपकी विचारधारा या सोच में कुछ नयापन दे दिया हो या कुछ रीथिंक करने के लिए बदलाव किया हो, ऐसा कोई वाक़या? हाँ, ऐसा ऐसा है वाक़या। मेरे एक मित्र हैं, अ, जैसे मैं कुछ भी, बसंत त्रिपाठी नाम है उनका, वो यूके में रहते हैं। हुँ, अ, ग्लोबल एचआर हेड हैं। जैसे अगर उनको, वो मेरे सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे ज़रूर गाइड करते हैं कि ये गलत है। और मैं कभी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को लेके बहुत अगर मानसिक रूप से परेशान हुआ, तो मैंने उनको ज़रूर कॉल किया, उनसे बात की, उनको चीज़ों को समझाया। तो क्या होता है, कोई एक आदमी लगता है हर किसी को जीवन में पुश करने वाला है, मालूम सबको रहता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा ज़िंदगी में होना चाहिए जिसके आप कोई भी बात कर सको, कुछ भी बोल सको, अपनी तकलीफ़ें बयाँ उससे कर सलाह ले सको, सको। सलाह ले सको, मतलब बिल्कुल। एक एक मित्र एक का जीवन एक में मित्र का ऐसा ऐसे, होना जिनसे आप बिल्कुल, सारी चीज़ें शेयर कर बिल्कुल, वो सको, बहुत कीमती होता है वो ऐसा मित्र, बहुत बहुत ज़रूरी कीमती है। होता है जी। सर। आपने बोला आप किताब भी पढ़ते हैं, तो कौन-सी पसंदीदा पुस्तक है या कोई फ़िल्मी गीत जो आपको पसंद सर आता मेरे हो? को कुछ भी, अभी जैसे मेरे को रश्मि रथी बहुत पसंद है,
बनारस अस्सी बहुत पसंद है, अपने अपने राम पसंद है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो मुझे पसंद है, मैं पढ़ता हूँ तो एक एक पूरे का पूरा ख़त्म कर देता हूँ। आजकल युवा तो मोबाइल पे और हाँ पढ़ाई सर, से वो भी दूर। अच्छा है, मोबाइल के ऊपर भी आज की डेट में बहुत सारी हैं। अभी एक कुकू एफएम करके आया, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका नहीं समय, आप कान में लगा के रील्स सुनते की रहो, तरह देख तो ले वो और भी बहुत अच्छा है। लेकिन ठीक है, किताब पढ़ने पे क्या होता है कि जिस प्रकार का किरदार हम अपने से गढ़ लेते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक वो याद रहता है। जैसे एफएम वगैरह पे सुनते हैं, बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी ठीक है, आज की डेट, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट है ये सब। हम कुछ एक शब्दों में हम रैपिड फायर के तौर पे आपसे कुछ पूछेंगे। सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं या जी बिल्कुल, सवेरे जल्दी उठना पसंद करता हूँ। चाय या कॉफ़ी? कोई दोनों का कोई ऐसा शौक नहीं। बनारस का पान या मुंबई का वड़ा पाव? दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। आपको एक चुनना है आपको, महत्व अलग तो है तो अगर मेरे हिसाब से पूछे तो मुंबई का वड़ा पाव। जी। व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल? फ़ोन कॉल। किताब या मोबाइल? आज की तारीख में मोबाइल बहुत यूज़ हो रहा है। चौपाल या मंच से भाषण? चौपाल। लोगों से चर्चा करना बैठ के ज़्यादा पसंद है। अगला पीएम अमित शाह, योगी जी? नो कमेंट। ये ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसे पास ही करना है। हम अमित शाह बोलेंगे तो उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे। जी। योगी बोलेंगे तो हमारे यहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे अमित शाह को सपोर्ट कर रहे हैं उस समय। राजनेता या समाज सेवक? समाज सेवक। अनुशासन या लोकप्रियता? अनुशासन। एक शब्द में भाजपा? प्रथम राष्ट्र, द्वितीय पक्ष, अंत स्वयं। एक शब्द में उत्तर भारतीय समाज? पीड़ित? नहीं, पीड़ित नहीं। कोर बीजेपी के वोटर। ये शिवसेना में रहे, राष्ट्रवादी में रहे, बट ये वोट बीजेपी को देते हैं, तो मेरे को मालूम है। अच्छा, एक ऐसा कोई सपना जो पूरा होना बाकी है? सर, ऐसा कोई सपना मेरी ज़िंदगी में बचा नहीं है जो पूरा होना बाकी है। मैं हर दिन हर पल को जीता हूँ। अगर कोई लंबी छुट्टी मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे? हाँ, लंबी छुट्टी अगर मिले तो, लंबी छुट्टी अर्थात कितनी लंबी? 15 दिन, 20 दिन? 15 दिन 20 दिन अगर मिले तो मैं अपने मित्र के पास यूके जाना चाहूँगा। क्या बात है। अगले 5 सालों में आपका विज़न क्या है? क्या चाहते हैं कि नागेंद्र शर्मा को लोग किस तौर पे याद करें, खास करके यहाँ का उत्तर मैं भारत? ये चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में मुझे एक नेता के रूप में जाने या ना जाने, लेकिन वो मुझे कार्यकर्ता के रूप में जाने, और वो हमेशा ये मेरी बात हो तो लोग ये कहें कि मैंने कभी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। मैंने हर किसी की बातें अगर सुनी है तो हर किसी को मैंने एक ही हिसाब से ट्रीट किया, कि मैंने किसी को अलग तरह का नहीं किया। ट्रीटमेंट नहीं दिया। मतलब मैंने सभी के लिए समान भाव रखा है। कभी मैंने किसी को, आज तक मैंने जब से मैंने किया है, मैंने कभी सरनेम के हिसाब से किसी को अलग से ये नहीं दिया है। हर किसी को समान रूप से मैंने सुना है, समान रूप से चर्चा की है, समान रूप से ही अगर समस्या काहे छोटी हो, मैं अभी इस पे एक चीज़ भी बताता हूँ, छोटी भी हो तो भी मैंने उसके निवारण का स्वतः खुद स्वयं प्रयास किया है, काफ़ी कुछ प्रयास किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा था मेरे यहाँ पे आया था, सदस्यता लिया था, तो उसने मेरे को एक दिन फ़ोन किया सर। मेरा नंबर तो मोस्टली सभी के पास है, तो फ़ोन किया, बोला कि भैया हमारे एक समस्या हुई कि का भल कहन एक जनी है ना, हम पैसा मांगे गए, भोजपुरी में बोल रहा हाँ, था, हाँ, हाँ, कि हम पैसा मांगे गए तो हमका मार दिए 2-3 झापड़, हाँ। हमार पैसा भी ना दिए। अच्छा, मतलब उधार दे रहे हैं ना, हाँ, लेवे के? उधार ना दिए रहन, वो अपन जो स्क्रैप के बिजनेस करत रहे, स्क्रैप का माल ओका दिए रहन, उसे पैसा लेवे के रहा। तो मारे तुम्हें के है, तो अब वो जाना थे नहीं, हम थोड़ा कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, तो कहन कि भैया मुसलमान हम कहा अच्छा तो पैसा क्यों नहीं दिया? बोला नहीं भैया, तुम कहे जा हमारे बात कराओ उनसे। कहा नहीं भैया, फिर मारे हमका। फिर मैं बोला अब हम यहाँ रहे, वो अमरनाथ का कहीं करा, तो कहे कि नहीं, हम पूछे उससे कितना पैसा है, तो वो बताया हमका कि 275 रुपया। 275? अब हमारे से हम कहे यार 275 275 रुपया। हम कहे भाई एक काम कर, तू आओ,
हमसे ले ले हाँ। 275 रुपया। हाँ। वो कहा छोड़ 275 हमसे। कहा तो भैया पैसा न चाहे हमके, हमारे पैसा चाहे 275 रुपया, और वही चाहे तू हमारा अध्यक्ष हुआ, तू हमको पैसा दिया हुआ। हम लोग ने दिलाया सर उसको, अच्छा, उसका क्या पैसा। बात है। हमने उसका मतलब ये 275 दिलाया। ईगो वाली बात थी या सम्मान ईगो वाली वाली बात नहीं थी? सर, वो उसके आत्मसम्मान सम्मान की को ठेस बात थी, पहुंचाई, हाँ। उसके स्वाभिमान की बात थी कि वो 275 रुपया वो मुझसे भी ले सकता था, लेकिन ये 275 रुपया वो उसको उसी से चाहिए था। ये उसका स्वाभिमान था, और उसके स्वाभिमान को बरकरार रखना हमारा काम है, और हमने बरकरार रखा। उत्तर भारतीय समाज के लिए युवाओं को खास करके क्या सोच होनी चाहिए, क्या संदेश होना चाहिए? उत्तर भारतीय समाज के युवाओं को मेरा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, सकारात्मक राजनीति में आएँ और उद्योग पर ध्यान दें, स्किल डेवलपमेंट करें और माता पिता की सेवा करें। और महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से और यहाँ की सांस्कृतिक हर कार्यक्रम में अपना समझ के शामिल हों, और नकारात्मक लोगों से ज़रा दूर रहें, बस। उत्तर भारतीयों की बात करें, अब जैसे कल्याण एरिया की ही हम बात करें, मतलब हर जगह वो बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कई जगह मारपीट की भी घटनाएं आते रहती हैं इस तरीके से। तो इसका कोई हल नहीं दिख रहा है, मतलब कोई आगे आके सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। अगर कोई बड़ा इशू हो गया, कोई कंट्रोवर्सी हो गई, तो कोई सामने से नहीं आता है, इसका क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है, मेरे पास तो जितनी भी घटनाएं आई हैं, हम्म। तो मैंने उन सभी के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया है। लास्ट टाइम पे मेरे पास एक घटना कल्याण की ही आई थी। मैंने उसका प्रॉपर्ली, उसका जो भी, वो अनोळखी का आदमी था, मनसे के नाम से आप उसने। व्यक्तिगत तौर पे कुछ कर रहे हो, लेकिन मैंने कभी भी बड़े नेताओं का नहीं देखा कि वो उस पे कोई बयान दें। नहीं 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 नहीं, यहाँ तक कि शासन की तरफ से भी नहीं दिया है होता ना है। सर, फडणवीस जी ने बयान दिया है कि इस तरह लोगों को मारना पीटना गलत है। इन्होंने दिया है, क्या नाम है, एकनाथ शिंदे साहब ने भी दिया है कि इस तरह मारना पीटना गलत है, अगर इस तरह का कोई करता है तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर केसेस हुए हैं। अब भी हाल फिलहाल में घटना घटी कासाबेला गोल्ड के अंदर, एक पांडे जी थे, उनके घर में घुस के पैसों के लेन देन को लेकर उनको धमकाया गया, पति पत्नी सबको मारा गया, फिर वहाँ से उठा के उनको मनसे के कार्यालय में लेके गया, वहाँ भी उनको पीटा गया। पीटने के बाद उन सभी पे एफआईआर हुई है, पुलिस ने एक्शन लिया, शासन ने एक्शन लिया सर। ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर की कॉपी सब हम आपको भेज देते हैं, सब होता है सर। और उत्तर भारतीयों के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ खास जो प्लानिंग हो आगे आने वाले 2 साल में? देखिए सर, उत्तर भारतीय समाज को संगठित करने का मेरा पूरा प्रयास है। मैं अपने कार्यकाल में पूरा प्रयास यही करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीय अपने संगठन में सक्रिय हों, समाज सेवा से जुड़ें। दो चीज़ों में, जैसे आप ही कहें कि धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य में फ़र्क करना आना चाहिए उत्तर भारतीयों को। इन सब चीज़ों की थोड़ा सा ऊपर निकलेंगे ना उत्तर भारतीय, तो उत्तर भारतीयों जैसा कर्मठी कोई है ही नहीं। अगर उत्तर भारतीय अगर अपने पे आ जाए काम करने के लिए, तो उनसे अच्छा आउटपुट कोई नहीं दे सकता। नहीं, कर्मठी तो है। मैंने खास करके देखा कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए या विवाद हो जाए, तो ज़्यादातर उत्तर भारतीयों के ऊपर क्रॉस एफआईआर भी हो जाता है, पुलिस से सहयोग उतना नहीं मिलता। ये सब चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें उन्हें नहीं फेस सर, मैं करना पड़ता है। आपके प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है मेरे कार्यकाल के दौरान, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ मुझसे संपर्क करें, मैं उसका सहायता करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आपने एक ट्रस्ट भी बनाया है, आपने अपने पिताजी के याद में। उसके ज़रिए क्या करते हैं, और पिताजी की लाइफ़ आपको किस तरीके से प्रेरणा देती है? आप भावनात्मक रूप से उनसे देखिए, अटैच? मैं मेरे पिताजी से भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। कोविड का जब समय था, तो मेरे पिताजी जो हैं, हमेशा, हमारा एक बंगला है वहीं पे, तो हमेशा जाके वहाँ पे बैठते थे, लोग उनको जानते हैं। तो उसी दौरान उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो सांस लेने में दिक्कत हुई, तो हम लोगों ने उनको चेकअप वगैरह कराया, ये उत्तम। उसके बाद उन्होंने बोला इनको हॉस्पिटल में एडमिट करो, साई हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट किया। 2-4 दिन वहाँ पे थे, बोले अब मैं नहीं रहूँगा, मेरे को यहाँ से हटाओ। हम लोग उनको लेके आए। तो जब हम उनको लेके आए, तो वो दौर इतना मतलब हृदय विदारक है ना शैलेश भाई, कि उसको मतलब उसको महसूस ही किया जा सकता है। उस समय को, सच बता रहा हूँ, उस समय को ना महसूस किया जा सकता है। मतलब अगर गैस, जैसे ऑक्सीजन लेना हो तो जाओ खुद गैस सिलेंडर लेके आओ।
हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ और फिर नाक पे लगाओ, सांस लो, उनको हाथ में दो, फिर वो अपने पंप के लिए फूकें कस के। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो फिर ये हुआ कि इनको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो उस समय हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा था, जगह नहीं थी। नहीं मिल रहा था। मैं, मेरे दोस्त हैं, मैं वापस से नाम लूँगा बसंत त्रिपाठी का, उन्होंने बात की। वो एक्चुअली पहले आर्मी में थे, तो उनका काफ़ी एक ग्रुप है, तो उन्होंने वहाँ पे बात की, वेदांत हॉस्पिटल वहाँ पे एडमिशन हुआ, वहाँ पे खाली था, वहाँ पे एडमिशन कराया। मैं दिन भर वहाँ ना खड़ा रहता था, जो भी डॉक्टर आए उनके पैर छूता था कि वो थोड़ा एक्नॉलेज करेगा कि थोड़ा अलग तरीके से एक्नॉलेज करेगा। मैं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो बाहर आता था मैं उसके पैर नहीं छूता था। जो बच्चे काम करते थे वहाँ पे, उनको हर बच्चों को हज़ार हज़ार रुपये देता था कि मुझे फ़ोटोज़ निकाल के दिखाओ। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि हम अपने परिजन से मिल नहीं सकते थे। हाँ, वो कठिन, और बड़ा वो इतनी बड़ा कठिन परिस्थिति थी, और वो जो भी 12-15 दिन थे, पैसे तो जो लगे लगे, लेकिन जब वो वहाँ से सिर्फ एक डेड बॉडी बाहर आई, रात में मुझे, वो भी बताता हूँ आपको, मेरे घर पे मैं रात को गया हूँ तो ये 3-4 बार वो व्हाइट सेल्स जो वो होता है कम उसकी हो जाए। व्यवस्था की मैंने। और जब मैं घर गया हूँ तो माताजी थी। लगभग मेरे को 2 ढाई बजे फ़ोन आया कि मतलब फ़ोन पे उन्होंने ऐसा किया कि ईसीजी स्ट्रेट हो गई है। और वो ऐसा समय है कि परिवार का मुखिया मैं, ना हम रो सकते हैं, ना बोल सकते हैं, मतलब अपने आप को संतुलित रखना इतना मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर गया, देखा माताजी सो रही थीं, उनको मेरी बहन बैठ के पूजा कर रही थी। उस समय सब लगे हुए थे अपने हिसाब से। सवेरे मैं बताया नहीं था, मैं सवेरे हॉस्पिटल निकला हुँ। और मेरी माताजी ने एक मेरे को वो भभूत दिया, बोला कि ये उनके इनके सिरहाने रख दिए, वो खाना पियाना ना रख दिया नीचे, वहाँ ठीक हो जाए, उनके टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब सोचो, मैं जानता हूँ कि वो नहीं है दुनिया में, और सुन के जाना। हाँ, फिर भी। फिर भी मैं वहाँ से निकला, पूरा बॉडी लिया, क्रियाक्रम वहीं पे किया। हम लोग 6-7 लोग थे। क्रियाक्रम करके जब मैं नज़दीक पहुँचा, तब मैंने मेरे घर पे सूचित किया, जब मेरे को 15 मिनट का गैप था, कि मुझे लगा अगर उतना ज़्यादा गैप मैं आऊँगा थाना से, उतना मैं पहले बता दूँगा तो शायद मेरी माँ जो है वो झेल नहीं पाए सकता। तो मैंने 10-15 मिनट मेरी बहन को बताया, और मैं 10 मिनट में घर पहुँचा और मैंने मेरी माँ को संभाल लिया। 2-4 थप्पड़-वप्पड़ उसने मारे, और मेरे को, मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं रोया ही नहीं था, मैं इतनी ड्राई हो चुकी थी मेरी आँखें ना। मेरा इलाज चला इसके लिए कि रोना हुआ ही नहीं था मेरा, नहीं, बहुत रोना आता ही भावुक नहीं बंदा था, होगा। मतलब वो इतना वो भावना ही नहीं निकल पाई। हुँ। तो पेपर वगैरह डाल के वो लोग मेरी आँखों का ड्राइनेस कम करते थे। मेरे को इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी कि, तो क्योंकि रोना हो ही नहीं पाया था नसों से, बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि बाप जो होता है ना, आपकी सक्सेस से अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तो वो आपका पिता होता है। जी, जी। वो सभी को घूम-घूम बताता है, ये मेरे बेटे ने किया है, हाँ, ये मेरे बेटे ने किया, आओ आओ हुँ, देखा, आओ हमारे लड़का हुँ, के लिए, ये हुँ, मेरे बच्चे ने बनाया, ये मेरे बच्चे ने बनाया। हुँ। वो वो जो एक्चुअल बोलते हैं ना, जिसको फ़क्र होता है, जिसको गर्व होता है, आपके आपके कामों से जो पिता को जो होता है आपके, तो वो असली पिता खुशी। को होता है, वो अब दुनिया में नहीं हो, मैं मिस करता हूँ। हुँ, अब हमेशा मिस करता हूँ, इसके लिए मैं उनको हर जगह, मेरे हाथ में भी फौजदार, मैंने पहला ये बनाया था, फौजदार लिखा है यहाँ पे। हुँ, हुँ, और मैं हुँ। अपने नाम के साथ पहले से नागेंद्र फौजदार जरूर लगाता हूँ। मैं एक भी दिन उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो, मतलब एक समझ लीजिए आप, वो देखो, पिता पुत्र के रिलेशन के साथ हम लोगों का रिलेशन ऐसा था ना कि एज अ फ्रेंड बोल सकते हो, हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, हम दोनों एक दूसरे को बराबर सपोर्ट सहयोग करते थे। और अभी आज वो नहीं है, तो ठीक है, अभी तो मैं काफ़ी आपने कोई ट्रस्ट बनाया है? मैंने वो जो ट्रस्ट बनाया है, वो ट्रस्ट के माध्यम से हमने एक स्कूल भी ओपन किया है, श्री फौजदार इंटरनेशनल स्कूल है। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा विस्तार देने वाले हैं, और अभी कुछ एक कार्यक्रम जिससे मेडिकल क्षेत्र में, एजुकेशनल क्षेत्र में हमने प्लान किया है कि हम लोग जल्द ही इसको जगह जगह पर करेंगे इसके माध्यम से। तो अभी शुरू होगा सर इसके माध्यम से, इस ट्रस्ट के माध्यम से। आपने देखा, हमारे साथ नागेंद्र फौजदार शर्मा जी थे। हमने राजनीति से बढ़ के उनके व्यक्तित्व के बारे में, समाज संगठन के बारे में, उनके विचार
और कल्याण डोंबिवली एरिया के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातचीत रखी। उम्मीद है कि दर्शकों को ये उनके विचार और हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। इनको व्यक्तिगत जीवन को भी थोड़ा-सा इनकी भावनात्मक चीज़ों को जानने का करीब से एक मौका मिला हमको और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला धन्यवाद सर, और थैंक यू सर। आए इसके लिए।